चलिए, तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक कल हमने चर्चा किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस टॉपिक्स को हमने देख लिया, सिलेबस में है, CBSE के सिलेबस में तो है। अब उसको उन लोगों को सर तो पढ़ा ही दिए है ना, तो फिर हम MP बोर्ड का सिलेबस देखबे नहीं किए। जब उसका टीचर पढ़ा दिया है तो पढ़िए लो, ठीक है। तो क्या है, AB इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2AQ। 2AQ यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग ये मान के, ये 2AQ, 2A इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड Q इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन आइदर एंड। आइदर एंड पर कितना है चार्ज प्रेजेंट, Q है, ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है। O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, एट P एट ए डिस्टेंस R from center O, potential is to be obtained, potential is to be decided, पोटेंशियल क्या करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। अब चक्कर क्या है, देखिए वहाँ का पोटेंशियल होगा कितना, वहाँ पर का पोटेंशियल होगा कितना। एक काम करिए, थोड़ा सा बुकिस हो जाते हैं, हालांकि करने से वो भी आ जाएगा, हाँ। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले लेते हैं। P पॉइंट पर A के कारण पोटेंशियल कितना होगा, बोलिए तो A के कारण कितना पोटेंशियल होगा। कल जो हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला देखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, R1। और B के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज इस एंड पर भी। अच्छा, वो B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है ना, ये A पॉइंट है। तो A के कारण माइनस, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये माइनस तो आपका हम लोग क्या ले लें, बाहर ले लें, है ना। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो पोटेंशियल होगा, फाइनल पोटेंशियल भी जो होगा वो VB प्लस VA होगा, VB कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ कितना, R2। इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 क्या होगा, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ओके। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का हम फार्मूला यहाँ आपको बताएंगे, हालांकि बोर्ड से फिर हटा देंगे इसको हम, उसको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है, ABC ट्रायंगल है, A के अपोजिट साइड को O, स्मॉल a, B के अपोजिट साइड को स्मॉल b, C के अपोजिट साइड को स्मॉल c, और एंगल को ABC भी कहते हैं। जो ABC दिख रहा है वही एंगल हम लोग लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए C, एक फार्मूला है कि C का स्क्वायर, साइड C का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2AB cos C, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। वो फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, कि A स्क्वायर माने ये साइड का स्क्वायर निकालना है ना, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का फॉर्मूला जैसा बनता है, इनटू इसके बीच का एंगल, फिर से याद दिलाते हैं, इसका स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, लेकिन लग जाएगा साथ में cos थीटा, ठीक है, cos थीटा लग जाएगा। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे,
लिखें बाय ट्रिग्नोमेट्री, बाय ट्रिग्नोमेट्री, है ना, बाय ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो बोलिए उसी ट्रायंगल का लॉ के हिसाब से r1 स्क्वायर कितना आएगा, r1 स्क्वायर ये साइड हो गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सही है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar या ra जो भी लिखे, और cos थीटा इनके बीच का एंगल, यानी cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। अब बात रही इसकी r2 स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले जरा इनकी पूछ ले क्या बात है, डेली डेली लेटाना है, मन क्या मसला क्या है, जब टाइमिंग 5 का है तो 5 में पहुंचना है, 5 में 5 मिनट पहले पहुंचना है। ये क्या मतलब हुआ कि मतलब हम घर से 5 बजे चलेंगे, उठेंगे तब चलना चालू करेंगे, ये सब कौन मसला है। 5 का मतलब 5 होता है, 5 का मतलब 5:15 या 5:30 नहीं होता। ये इंडियन मेंटालिटी छोड़ दीजिए, लोग रुके ना 5 मिनट में आते हैं और 1 घंटे में आएगा। द पर्सन जो कि कह रहा है कि 5 मिनट में आ रहा है, वो पहुंचता कितने हैं, 1 घंटे में, है ना। अरे चेयर छोड़ दो, 3 तो चेयर लेके बैठोगे, चेयर छोड़ दो और कोई आएगा तो बैठेगा, चेयर निकाल लो उसके बाद बैठ जाओ, कोई ना कोई और अभी पहुंचता ही होगा, अभी कई एक जन हमको मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो r1 स्क्वायर तो हम लोग निकाले, इधर अब r2 स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ गौर कीजिए, अगर अंदर का एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या 180 माइनस थीटा है, ओके 180 माइनस थीटा है। तो अब ऐसे में r2 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस ये भी a है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos 180 माइनस थीटा। तो भैया cos 180 माइनस थीटा जो 11th में मैथमेटिक्स पढ़े हो उनको पता होगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है, ठीक है, मैथ्स वाले जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो उनका दुर्भाग्य। और जो बायो वाले हैं वो जान लें कि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है, sin 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अगर 180 माइनस थीटा की बात करें तो 2-3 रिलेशन याद रखिएगा, साइन वाला पॉजिटिव हो जाता है, बाकी cos और tan नेगेटिव हो, इतना जानिए। बाकी अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा तो आ जाइएगा, 10-15 मिनट पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा तो माइनस माइनस से ये बन जाएगा प्लस, तो 2ar क्या आ जाएगा, ये cos थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, करने वाले ये हैं कि इस रिलेशन में भी और इस रिलेशन में डेलिबरेटली r स्क्वायर को कॉमन करेंगे। डेलिबरेटली का अगर यदि मिला जुला करके अगर हम लोग हिंदी समझने की कोशिश करेंगे तो डेलिबरेटली का मतलब हो जाएगा ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती। तो जब आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं नक्शा तो बिगड़ेगा। r स्क्वायर यहाँ से निकला तो ठीक है, 1 बचेगा, यहाँ तो r स्क्वायर था नहीं तो डिवीज़न में लग जाएगा, ठीक है, यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा। और यहाँ पर जब r स्क्वायर का डिवीज़न लगेगा तो एक r कट जाएगा लेकिन एक r बचेगा, ठीक। इसी तरीके से जब इसमें से r स्क्वायर डेरिवेटिव कॉमन करेंगे तो इसी शक्ल का होगा, खाली प्लस आ गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो ये साइज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल है r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। इसकी ये जो साइज है ये इस डिस्टेंस r के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने पढ़ाया था, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस पर अगर 2 पॉइंट चार्जेस को रख रहे हैं, है ना, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन माइक्रो लेवल पर होता है, माइक्रोमीटर में, सेंटीमीटर में ये सब होता है, ठीक है जी, है ना। चलिए तो हम लोग क्या कर पाएंगे, a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को नेगलेक्ट कर पाएंगे। नेगलेक्ट क्यों कर पाएंगे, क्योंकि अगर a स्क्वायर में r स्क्वायर का डिवीज़न लगा, a का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, और ये स्क्वायर बाई r स्क्वायर करेंगे तो लगभग खत्म ही हो जाएगा। जैसे 0 पॉइंट को अगर 10 से डिवाइड करें, 0.1 को अगर 10 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/100,
1/100 और उसका स्क्वायर लेता 1/10,000, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इसको नेगलेक्ट करने के बाद R1 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2AR कॉस थीटा और R2 का स्क्वायर जो होगा R स्क्वायर 1 प्लस 2A/R कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ माइनस भी लगेगा ये वाले में, R2 वाले में कॉस थीटा में। यहाँ यस सर, ये प्लस हो गया ना, ये तो प्लस हो चुका था, है ना, प्लस हो चुका था ना। चलिए अब का कहानी क्या है, अब कहानी क्या है कि जरा सा इसका स्क्वायर उधर रिमूव कर दीजिए, है ना, इसका स्क्वायर क्या करिए उधर रिमूव कर दीजिए और रेसिप्रोकल ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर रिमूव करिए, इधर से स्क्वायर ले जाएगा तो हाफ हो जाएगा, तो R1 बराबर R का तो करेक्ट स्क्वायर रूट ले लीजिए, सीधे स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट है, मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ जा रहा है फिजिक्स में, इसीलिए कल इसको इग्नोर मारे थे। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लीजिएगा, तो इसका गया, इसका स्क्वायर गया, इसका स्क्वायर गया, लेकिन इस पर कितना पावर आ गया भैया, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर। इसी तरीके से इस इधर भी कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर। ठीक है, अब बनाएंगे इसका रेसिप्रोकल, यानी लेंगे कितना 1/R1, तो इधर में होगा 1/R। इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे तो दोनों पावर क्या हो जाएगा माइनस, किसी चीज़ का एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है, एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/x² है, 1/x² का मतलब क्या होगा, एक्स की पावर -2, तो पावर का रेसिप्रोकल माइनस पावर, पावर रेसिप्रोकल माइनस पावर, तो इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो इसमें पावर क्या हो जाएगा, माइनस पावर में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक, अब एक बात को जानिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करने जाते हैं तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का अगर एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग चलते हैं और x काफ़ी छोटा हो, x क्या हो, काफ़ी छोटा हो, काफ़ी छोटा हो 1 से, इन दैट सिचुएशन में दो टर्म ही हम लोग लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में। बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं पावर में जब भी लिखा जाता है, अगर यदि सेकंड टर्म काफ़ी छोटा हो तो ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर ये चक्कर क्या है, A/R छोटा क्वांटिटी होगा, चूँकि एक यहाँ पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि AR से कंपेरिजन में बहुत छोटा है। एक छोटे क्वांटिटी के बड़े क्वांटिटी से जब भी आप डिवाइड करते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, काफ़ी छोटा क्वांटिटी मिलता है ना। मान लीजिए एक को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.1 मिलेगा, या एक को 100 से डिवाइड किया 0.01 मिलेगा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन अगर करते हैं और x की वैल्यू अगर 1 से काफ़ी छोटी है तो इसका सिर्फ दो टर्म 1 प्लस nx लेते हैं, बाकी हायर पावर को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ये बातें कुछ मैथमेटिकल टूल्स में 11th फिजिक्स में बताई जानी चाहिए थी, है ना, तो बताई गई है या नहीं बताई गई है उसको छोड़ दीजिए, आज यहाँ जानिए। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिर्फ दो टर्म तक इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस पावर को लेते हुए दो टर्म तक एक्सपेंड करने वाले हैं। तो 1/R1 1/R है, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बोलिए तो n मल्टीप्लाई होकर कितना बचने वाला है, देखिए ये आने वाला है माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 1/2 कैंसिल, 2 इंटू 1/2 कैंसिल। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा जी 1/R, हाँ 1/R2, ये क्या हो जाएगा 1/R, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ 1/2 इंटू 2a, 1/A/R क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग निकाल देंगे 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू, मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/R कॉमन करते हुए अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 से 1 कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा। A/R cos थीटा प्लस A/R cos थीटा क्या आ जाएगा, 2A/R cos थीटा। तो मिला जुला के देखिएगा तो 2A cos थीटा बाई R स्क्वायर होता है। तो जो हम लोगों ने पोटेंशियल के लिए वैल्यू लिखा है
पोटेंशियल के लिए जो वैल्यू निकाला है यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन 1/r1 - 1/r2, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ क्या लिखे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू 2a cos θ/r²। जरा इसको सेट कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को उधर दे दीजिए तो ये 2aq cos θ बाई कितना r²। 2aq कितना क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। 2aq हो जाता है डाइपोल मोमेंट, तो 2aq डाइपोल मोमेंट हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq माने डाइपोल मोमेंट p cos θ बाई कितना भैया? r²। ये बन गया एक्सप्रेशन, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r कैप अपॉन r²। अब ये क्यों लिखते हैं ये मैं ज़रा बोर्ड को क्लीन करने के बाद बताऊंगा कि ये क्या चीज़ हमने लिख दिया। p cos θ को p डॉट r कैप क्या लिख दिया, 2 मिनट का हम इसको समझाएंगे आपको। लेकिन बाकी ये एक डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया, लंबा डेरिवेशन। और पता नहीं काहे को CBSE इसको रखे हुए भगवान, फार्मूला में रख लेता, पूरे डेरिवेशन में रखे हुए। ये भी नहीं हिंट किया है सिर्फ फार्मूला में रखिए, नहीं पूरे रखेंगे, रखो, हमको क्या करना है। MP बोर्ड वाले को तो ऐसा डेरिवेशन चाहिए। MP बोर्ड वाला क्या दिक्कत है, MP बोर्ड वाले को तो डेरिवेशन चाहिए। ओके, इमरजेंसी कॉल हो तो लो, नहीं तो रखो। हम लोगों ने अभी भी की वैल्यू निकाला था जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक p cos θ बाई कितना आया था r², जिसको अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r कैप अपॉन r² लिख लिया, ठीक है। अब इसको क्यों लिख लिया था, खाली बस समझाने के लिए, कहा कि सीधे सीधे बच्चों को पचेगा नहीं। देखो a डॉट b कैप a, चलो हटाओ, a b cos θ होता है, a b cos θ होता है, ठीक है। ओके, a b cos θ होता है। अगर हम लोग b को इधर ले आए, a डॉट b डिवाइडेड b कितना हो गया? a cos θ। b वेक्टर डिवाइडेड b बन जाएगा यूनिट वेक्टर b, तो a डॉट b कैप इक्वल टू क्या? a cos θ। यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया गया, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। ओके, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। उठा प्रोजेक्शन ऑफ पी, यहाँ अभी जो लिए थे क्या था, ये पॉइंट लिए थे ना भैया, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी है ना। तो p cos θ किस, यहाँ एंगल कितना है? थीटा। तो p cos θ किसको रिप्रेजेंट करेगा? p cos θ रिप्रेजेंट करेगा क्या? प्रोजेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट या पोजीशन वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट या पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे डेरिवेशन की, और जो दूसरा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज डाइपोले की कहानी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऊपर कटता है हल्का, आ जाएगा, आ रहा होना चाहिए। चलो थोड़ा सा ले लेते हैं नीचे, अब आ रहा होगा, अब आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नहीं आ रहा है। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें एक चीज़ देखने वाले हैं, टॉर्क एक्टिंग
ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा बनाने का है भैया, पैरेलल लाइंस, क्या बनाएंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस हम लोगों ने बना लिया, बन गया। अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, ये है। इस पर लगने वाला फोर्स F = QE क्या होगा, बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स -QE क्या लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज में फील्ड के अगेंस्ट में फोर्स लगता है, उल्टा फोर्स लगता है माइनस चार्ज पर, ठीक है। अब एक बात बताइए, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ एंटी पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन आर्म प्रोड्यूसेस व्हाट, क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपका ये है आर्म है ना, तो ये अगर इसको इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। आप जो है स्टीयरिंग हैंडल पकड़ते हैं, स्टीयरिंग पकड़ते हैं, आप उसको जब टर्न करता हो क्या करता है, एक हाथ को अपनी तरफ, एक को अपने से दूर, एक को अपनी तरफ, एक को अपने से दूर, तो होता क्या है, इससे रोटेशनल इफेक्ट जनरेट होता है ऑफ द फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स जनरेट डेवलप करता है। और ये रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है, ओके। तो लेट फॉर द गिवन डाइपोल, P = 2AQ है, मतलब चार्ज उस पर कितना है, Q है, उनके बीच का सेपरेशन 2A, इनके बीच का सेपरेशन Q2 है। चलिए इसका नाम भी थोड़ा दे देते हैं, A नाम दे देते हैं, इस एंड का B नाम दे देते हैं, और थोड़ी सी हम लोग इसको ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं ना, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना आएगा, थीटा। यहाँ अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये A है, ये A है, पूरा कितना है, 2A है। तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये 2A का इधर में वर्टिकल AC कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ आएगा AC कितना आ जाएगा, बोलिए तो 2A sin थीटा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी आर्म है, यहाँ एंगल थीटा है, तो इसका ये प्रोजेक्शन cos थीटा और ये प्रोजेक्शन sin थीटा, यानी वर्टिकल साइन, हॉरिजॉन्टल कॉस, ठीक है। तो ऐसे में ये 2A sin थीटा आएगा, क्यों निकाल रहे हैं अभी हम लोग जानेंगे, है ना। सो क्या होगा, एक्टिंग टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल टाउ। डेफिनेशन क्या बनती है, टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन कर पाते हैं, फोर्स, एक कोई फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस लाइन पर चल काम कर रहा है, दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AC है। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AC यही है ना, ये दो लाइन है ना, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, AC होगा, ठीक है, AC होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा, क्या बन जाएगा, AC लिखे, AC को फिर हम लोग क्या लिखें, 2A sin थीटा लिखें। F की वैल्यू कितनी, QE, F इज हाउ मच, QE, तो QE 2A sin थीटा लिखें। अब एक्टिंग टॉर्क 2A QE sin थीटा लिखा जाए, तो एक्टिंग टॉर्क 2AQ का मतलब, 2AQ का मतलब
पी ई साइन थीटा लिखें तो एक फार्मूला जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी क्या बन जाता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप उसका यूनिट वेक्टर बनता है। ठीक है, इस पी साइन थीटा को इन वेक्टर फॉर्म हम लोग क्या लिख पाते हैं, पी क्रॉस, ठीक है, ये लिख पाएंगे हम लोग पी क्रॉस ई लिख पाएंगे। गॉट इट। तो ये बन गया क्या, एक्सप्रेशन फॉर द एक्टिंग टॉर्क इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि क्या उस पर टॉर्क काम कर रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन देख लें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो कितना स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, द एक्टिंग टॉर्क इस पर कितना होगा, द एक्टिंग टॉर्क इस पर कितना होगा, वो हो जाएगा पी ई कितना, साइन। ओके, कल भी एक एक्सप्रेशन निकालते वक्त में हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था, इंटीग्रेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया था। वो इंटीग्रेशन प्रोसेस क्यों हम लगा रहे थे, क्योंकि उसमें फोर्स वेरिएबल था। फोर्स क्या था, वेरिएबल था। यहाँ पर भी जब ये टर्न होगा या ट्विस्ट होगा, टर्न होगा या ट्विस्ट होगा, तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो एक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, है ना। थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो एक्टिंग टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि वेरिएबल टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क का रोल वही है रोटेशनल मोशन में जो फोर्स का है ट्रांसलेटरी मोशन में। ट्रांसलेटरी मोशन में जो फोर्स का रोल है वही रोल आपका टॉर्क का है रोटेशनल मोशन में, करेक्ट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग पहले एलिमेंट्री वर्क क्या हो सकता है, एलिमेंट्री वर्क क्या हो सकता है ये जाने। अगर एलिमेंट्री वर्क डी डब्ल्यू तो वहाँ क्या लिखते थे हम लोग, एफ डॉट डी एक्स। वहाँ एलिमेंट्री वर्क क्या होता था ट्रांसलेटरी मोशन में, एफ डॉट डी एक्स। यहाँ बनता है बच्चों टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। फोर्स is analog, torque is analog to force and d theta angular displacement is analog to linear displacement। ठीक है, linear displacement क्या खोज रही है, तो यहाँ फोकस करो, है ना। अगर वहाँ कुछ खोज नहीं रही है सीरियस हमको बोलने के लायक तो यहाँ फोकस करो। तो एलिमेंट्री वर्क डन टाउ डी थीटा होगा, ओके, है ना। तो टोटल वर्क डन पर अगर हम जाते हैं, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वर्क डन निकालने की प्रोसेस जो होगी अपनी थीटा 1 टू थीटा नॉट टू थीटा 1, चलिए, है ना। डब्लू की बात करते हैं तो कोई इनिशियल एंगल थीटा नॉट से स्टार्ट होता होगा, कोई फाइनल एंगल थीटा 1 तक जाता होगा, है ना। कोई फाइनल एंगल थीटा 1 तक जाता होगा, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन होगा, टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो वर्क डन जो होगा वो टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी बच्चों, टाउ की वैल्यू कितनी, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा कितना, डी थीटा। तो डब्ल्यू पी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बनता है माइनस कॉस थीटा। मैथ वाले अपना पढ़ते रहें, बायो वाले याद रखें, बायो वाले याद रखें, मैथ वाले पढ़ते रहें, बायो वाले याद रखें। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, थीटा नॉट टू थीटा 1। इस नेगेटिव साइन के अगर बाहर कोई इस्तेमाल है तो कर लीजिए, माइनस को प्लस कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करिए, इस लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए, इस लिमिट को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज, माइनस और माइनस हटा दीजिए, थीटा 1 टू थीटा नॉट, लिमिट इंटरचेंज, ठीक है। लिमिट इंटरचेंज कर दीजिए तो डब्ल्यू की वैल्यू पी ई, पहले अपर लिमिट तो कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1, ओके, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1, ओके। ये तो वर्क डन हो गई। लेकिन अगर अपन चलते हैं किस बाबत, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, अगर पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग की तरफ जा रहे हैं इस वर्क डन की, तो अपने को एक ऐसा पोजीशन लेना होगा जिसे हम लोग ज़ीरो पोटेंशियल कहें। जैसे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एक जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल होता है। कौन सा है, कहाँ है अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कहाँ होता है, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, वहाँ से जीरो लेके चलते हैं। और वो जैसे जैसे आते हैं तो माइनस होते जाता है,
माइनस में वैल्यू उसकी क्या होती है, बढ़ती जाती है, नीचे ग्रेजुअली आते हैं माइनस में, नीचे वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जीरो एनर्जी लेवल का कंसिडरेशन पहले फिक्सेशन, मैंने आपको फिक्स करना पड़ेगा कि किस लेवल को आप क्या कर पाते हैं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लेकर के चलते हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करने के लिए हम लोग चलते हैं, पोटेंशियल इज स्टोर्ड इन व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो जो इनिशियल पोजीशन है यानी कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल पोजीशन है, उसको अपन लोग लेते हैं थीटा, कहाँ पर, ना π/2 यानी कि 90 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो, वो हम इनिशियल पोजीशन ले रहे हैं तब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्सटेंडर पोजीशन ले रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री और फाइनल पोजीशन θ1 को वटेवर थीटा, कोई भी थीटा हम लोग लेकर के चल रहे हैं। थीटा मेजर किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। थीटा मेजर किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, लेकिन इस डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं, लेकिन जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल उसको ये ले रहे हैं। जब ये ऐसा खड़ा रहता है तब हम उसका जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ले रहे हैं, ठीक है। माने ये एक फिक्सेशन है, एक स्टैंडर्ड फिक्सेशन है। स्टैंडर्ड फिक्सेशन का मतलब होता है कि जब आप के पास कोई चीज़ को मेजरमेंट करने का 10 जगह 10 तरीके से बात हो सकती है। हम लोग थीटा इक्वल टू जीरो को भी तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ले सकते थे, लेकिन कोई ये ले, कोई 90 डिग्री ले, कोई 180 डिग्री ले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जितने भी फिजिसिस्ट एग्री कर गए कि थीटा इक्वल टू π/2 लिया जाए, वो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये कुछ कन्वेंशन डेवलप कर गया, स्टैंडर्ड कन्वेंशन डेवलप कर दिया, ठीक है। तो थीटा π/2 90 डिग्री, तब अब ये W इक्वल टू, अब हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी लेवल में, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही हमने क्या किया है, ये लिया। तो U इक्वल टू PE, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, जो कि माइनस PE cos थीटा होगा, चूँकि आपका cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी लेवल ये हो गया माइनस PE कितना बच्चों, cos थीटा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक टर्म पूछता हूं, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट द इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बता दीजिएगा, है ना। इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, हैवेंट यू लर्नड अबाउट इट इन क्लास 11th? बच्चे बोलो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तुम्ही से पूछ रहे हैं, नो, हाँ जी। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब कहें, किसको कहें? किस कंडीशन में कोई भी सिस्टम या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि इट इज टोटली इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? कंडीशन क्या है? हाँ, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल और काइनेटिक। तो क्या नहीं, मैं कुछ पूछ और रहा हूँ, आप जा रहे हैं, मैंने उससे रिलेटेड बात है लेकिन वहाँ नहीं जा रहे हैं। नो, an object is said to be in total equilibrium if the acting net force as well as net torque acting on it is 0. Okay, an object is said to be in total equilibrium if acting net force on it is 0 and acting net torque on it is 0. माने जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उस पर उसका नेट फोर्स भी 0 हो और साथ साथ में नेट टॉर्क भी क्या हो, 0 हो, करेक्ट है ना, नेट टॉर्क भी 0 हो। तो यहाँ इस केस में जब आप स्टीयरिंग को टर्न कर रहे होते हैं, एक्टिंग नेट फोर्स 0 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? काहे नहीं होता है? एक फोर्स पश्चिम तो एक फोर्स पूरब, जितना फोर्स पश्चिम उतना ही फोर्स पूरब,
तो अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आप उस पर लगा रहे होते हैं, तो एंटी पैरेलल फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी इतना फोर्स इधर लगा रहे हो, उतना ही फोर्स इधर लगा रहे होते हैं। एक्टिंग फोर्स तो ऑलरेडी इसमें जीरो होता है, एक्टिंग फोर्स तो ऑलरेडी जीरो होता है। ट्रांसलेटरी तो देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। इफ एक्टिंग फोर्स नेट फोर्स इज जीरो देन देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब कि वो अपनी पोजीशन में, उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं करेगी। आई रिपीट, इफ द एक्टिंग नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज जीरो देयर विल बी नो चेंज इन द सेंटर ऑफ मास। वो हो सकता है मास घूमे, वो हो सकता है मास एक्सपैंड करे, वो मास टू मास सिस्टम होता है, एक्सपैंड करे, कुछ भी होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा अगर नेट फोर्स उस पर लगने वाला जीरो है। करेक्ट है ना? मतलब क्या, ये जो घुमा रहे थे घूम तो रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर जहाँ पर वो कीला लगल है, कीला, वो आगे पीछे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना? तो ये जो खीला लगल है सेंटर ऑफ मास, वो कहीं नहीं जा रहा था, है ना? वो कहीं नहीं जा रहा था। ठीक है, तो पहली कंडीशन की एक्टिंग फोर्स जीरो होना चाहिए, दूसरा एक्टिंग टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। ठीक, ओके 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 ओके। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल रिमेन इन स्टेबल or unstable equilibrium. What is the condition when the electric dipole is in stable or unstable equilibrium? अब मैं आपको बताता हूँ कि stable equilibrium किसको कह रहे हैं, unstable equilibrium किसको कह रहे हैं। ठीक है जी, है ना? ये अभी हमारे हाथ में है, स्टेबल है। अच्छा, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ ये खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए रे, हुआ, लेकिन स्टेबल नहीं। ये खड़ा हो सकता है, ये देखो ना, इस पर रखो, यहाँ देखिए, स्टेबल है, अरे ये इक्विलिब्रियम में है, गिर नहीं रहा है, लेकिन इज इट स्टेबल? नो। इज इट स्टेबल? नो। अब भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन क्या है? स्टेबल है। ओके, क्या फर्क पड़ गया इसकी स्टेबिलिटी में? जब हम इसको, ये पड़ा था, जब ये पड़ा था तब, और जब ये खड़ा था तब, फर्क किस बात में पड़ गई? सेंटर ऑफ मास पहले सरफेस में था, अब सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया है ना, कंपैरेटिवली, यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। हायर इज द पोटेंशियल एनर्जी, लोअर इज द स्टेबिलिटी, एंड लोअर इज द पोटेंशियल एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी, और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। करेक्ट? ओके। तो हर समय, हर वक्त एक ऑब्जेक्ट अपने एक फिक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी लेवल में होता है। हम गड्ढा में इसलिए गिर जाते हैं कि हम सरफेस के ऊपर एक फिक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी लेवल में हैं, जब गड्ढे के पास जाते हैं तो उसका लोअर लेवल है, और भी लोअर लेवल नीचे है पोटेंशियल का, तो क्या होता है, आप नीचे की तरफ, अब गड्ढे से नीचे गिरे कहीं आप नहीं जाएंगे, गड्ढे से नीचे गिर कर गड्ढा जहाँ तक गए हैं वहाँ चले जाइएगा। तो ये स्टेबिलिटी का अपना फंडा है कि पोटेंशियल एनर्जी को लो करके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये आपका एटम्स के अंदर या हर जगह जहाँ पर भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो हर जगह लागू होता है। ठीक है जी, चलिए, तो हम लोग स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की देखते हैं, है ना। पहले हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम के लिए चल रहे हैं, तो अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए चलेंगे तो क्या होगा, थीटा 0 होना चाहिए या 180 डिग्री होनी चाहिए। चूँकि टॉर्क की वैल्यू आपका पीई साइन थीटा है, तो टॉर्क अगर 0 हुआ तो पीई साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन थीटा 0 होगा। तो थीटा साइन थीटा 0 दो सिचुएशन में होता है, 0 डिग्री के लिए भी होता है और 180 डिग्री के लिए भी होता है। ठीक है। रह गई बात एक्टिंग फोर्स की। एक्टिंग फोर्स तो पहले से 0, चूँकि एंटी पैरेलल फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक्टिंग फोर्स तो पहले 0 है। तो अब इक्विलिब्रियम की कहानी के लिए हम लोग को सिर्फ टॉर्क को देखना है।
टॉर्क को देखना है। या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे तब वो स्टेबल होगा, या फिर बिल्कुल अपोजिट रहे 180 डिग्री पर रहे तब वो स्टेबल होगा। तो हम आप कह सकते हैं कि ये जो है ये स्टेबल ज़्यादा होगा और ये स्टेबल कम होगा। ये बात वही हो गई जिसको हम पड़ा था और खड़ा था में रखते थे, है ना। तो अब सवाल उठता है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं u एट 0 डिग्री पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो अगर यहाँ 0 डालेंगे cos 0 की वैल्यू -1 यानी -p हो गया, जबकि u एट 180 डिग्री है ना, u एट 180 डिग्री अगर हम इसके 180 डिग्री डालेंगे cos 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा +p। तो पोटेंशियल एनर्जी लेवल 180 डिग्री पर क्या है, ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री पर क्या है, कम है। कम क्या है, माइनस में। कम क्या है, माइनस में। ये पहाड़ पर है 90 डिग्री मतलब ज़मीन पर, और ये क्या है, गड्ढे में। दैट मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। सो एट थीटा इक्वल टू 0 it is in stable equilibrium and at theta is equal to 180 degree it is unstable equilibrium में है। ठीक है जी। तो थोड़ा न्यूमेरिकल इसका ख़त्म करते हो, चूँकि जो मैंने अभी पूरा यूनिट तो बाकी है, लेकिन जो टॉपिक्स अब तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी देख लेना ज़्यादा सेहतमंद है, बजाय कि सब पढ़ें उसके बाद न्यूमेरिकल देखना चालू करें। वो भी तो देखना ही होगा, एक्सरसाइज तो लगाना ही लगाना है। लेकिन चलो हम लोग इसको देख लें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2.2 वाचक बोलिएगा ज़रा। 3 इंटू 10 की पावर -8 3 इंटू 10 की पावर -8 और दूसरा कितना है, -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। और दूसरा है बच्चे -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक है, 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ये है 15 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। बोलिए क्या मांग रहा है। At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? 0 कहाँ पर होगा, इसमें ये बताना है। कोई एक पॉइंट होगा इस पे जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। होगा भी, एक का पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, एक तो दूसरा क्या देगा, निगेटिव होगा। तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा तो होगा जहाँ पर अगर प्लस एक का जितना होगा वो दूसरे का भी उतना ही होगा। नेट पोटेंशियल 0 होगा, एक का प्लस में होगा दूसरे का माइनस में होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग लेट कर लें कितना, x। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, बोलो भैया, 15 माइनस x। रिमेनिंग डिस्टेंस 15 माइनस x, है ना। लेट एट p द वी नेट इक्वल्स टू 0। वी नेट 0 मतलब वी नेट 0 में नेट पोटेंशियल कितना, 0। इसका मतलब v1 प्लस v2 क्या हो, 0। v1 प्लस v2 क्या हो, 0। अब v1 प्लस v2 0 हो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई क्या, x स्क्वायर नहीं होता है, इसकी पोटेंशियल वाले में r होता है ना। दूसरे वाला में माइनस आने ना, प्लस ही लिखते, रुको ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बाई कितना, 15 माइनस x इक्वल्स टू हाउ मच, 0। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने इसमें यूनिट क्यों नहीं चेंज किया। तुम बोलोगे यूनिट क्यों नहीं चेंज किया, हमको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं चेंज किया। यहाँ पर हमको यूनिट चेंज करना था, इसको मीटर में ले जाना था। सब क्वेश्चन में करते हैं ना, सेंटीमीटर रहता है, मीटर में ले जाता है, नहीं करने वाले। आसानी होगा, लेकिन आसानी के चलते कुछ भी गायब तो नहीं कर सकते ना, कोई ना कोई बात होगी तभी तो गायब कर रहे हैं। आसान तो नहीं लगाने से भी होगा, मत लगाइए। क्यों नहीं किए हैं, मसला जानते हो क्या है, दोनों नीचे हैं और दूसरे साइड में क्या है, 0।
अगर इसमें 10 की पावर -2 इसमें भी 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करके रखते, कॉमन करके 0 में दे देते, कॉमन करके 0 में दे देते। अदरवाइज हमको मीटर में कन्वर्ट करना था। अगर इधर कोई नॉन जीरो फिगर होता तो हमको उधर में देना था, इसमें इसकी वैल्यू को पुट करना पड़ता, या इधर 10 की पावर -2 क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ जाता। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये मैंने थोड़ा छोटा मोटा क्या है, मैथमेटिकल ट्रिक, छोटा मोटा मैथमेटिकल ट्रिक है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1/4πε0 इस सबको निकाल करके फेंक दें। Q1 की वैल्यू 3 × 10 की पावर 3 बार लिखेंगे, 10 की पावर -8 भी निकाल के फेंकने वाला है, जीरो साइड में, दोनों में है ना, करेक्ट। 3/x हुआ, ये माइनस आने वाला है, क्यों, चूंकि उसमें -2 है, -2 अपॉन कितना, 15 - x = 0। ठीक है, जीरो साइड में क्या, जीरो खत्म है ना, जो भी कॉमन निकाले 0 को अपॉन में दिए, कहानी खत्म है ना। मोस्टली बच्चा तो यही सीखा है यहाँ जमुना कालवी का, 0 को अपॉन में दिए, 0 खत्म। ठीक है, ओके। चल, तो इसको करें तो 3/x = 2/15 - x, तो 45 - 3x = 2x, तो कितना, 5x = 45, तो x = कितना, 9 सेंटीमीटर, माने इधर से 9 सेंटीमीटर, तो उधर से कितना, उधर से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर खत्म। चलिए, ये तो हो गया 2.2 की बात। चलिए अब हम लोग 2.3 लेंगे, और 2.3 का जरा हमको फिगर बनाने दीजिए। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड है। अभी तक हमने क्या पढ़ाया है, अभी सब का चेक करेंगे हम। अभी तक हमने क्या पढ़ाया है, ये हम सब का भी क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और P पहले Q बाद में, P पहले Q बाद में। एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। इसमें बाबू का दिया है, ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में। ठीक है, ओके, ऐसा क्वेश्चन में है 2.3 में। और क्या है कि इसमें, और इसके साथ इसमें एक बात भी है कि आपका अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको हटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ना, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो बोलिए। हाँ, पहला पूछिए, पहला बोलिए। Give the sign of potential difference VP minus VQ. पहले VP माइनस VQ बताना है, कौन बताएगा? VP माइनस VQ प्लस होगा, कल भी मैं चर्चा किया था, पोटेंशियल डिफरेंस और P एज रेस्पेक्ट टू Q। तो हमको आप ये बताएं कि P का पोटेंशियल ज़्यादा है कि Q का पोटेंशियल ज़्यादा है? P का पोटेंशियल ज़्यादा है कि Q का पोटेंशियल है? इसका ज़्यादा होगा, P का ज़्यादा होगा कि Q का? किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? है P का। क्यों होगा, रीज़न बताइए। है एक कारण, तो मैंने बड़ा ऑर्थोडॉक्स रीजन हो गया। दूसरा बताइए, दूसरा कल ही बताए हैं। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस, मैंने बोला था कि छाप लीजिए दिमाग में। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस, दैट इज द कन्वेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाने पर P मिलता है, Q बाद में है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में P है ना, यानी P का पोटेंशियल ज़्यादा है। इज पॉजिटिव सिंस VP इज ग्रेटर देन VQ। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, क्या मांगा? VB माइनस BA, VB माइनस BA। ठीक है,
बोलिए पॉजिटिव कि नेगेटिव? हम जो कॉन्सेप्ट दिए उसको सोचिए ना। पॉजिटिव। वी माइनस वी ए पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्या? अबे लत खोरों, अभी तक हमें गाली देना स्टार्ट नहीं किए हम। वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। ना वो होता रहे, उससे कोई बात नहीं, बस नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा। ए से बी की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाओगे ना, तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए ना ए के कंपेरिजन में। पॉजिटिव सेंस वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। Give the sign of the potential energy difference of the small negative charge between the points Q and P and A and B. हमने ये जो कन्वेंशन बिल्डअप किया किसके लिए? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए। मैं कई बार ये बात को दोहराया हूँ। जो कन्वेंशन बिल्डअप है किसके लिए? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए। और यहाँ क्या ले लिया? यहाँ क्या ले लिया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ ले लिया नेगेटिव चार्ज। कन्वेंशन पलट जाएगा, कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। अगर जहाँ उसने नेगेटिव चार्ज लेकर के टेस्टिंग की बात की, हमारा कन्वेंशन उलट जाएगा। मतलब क्या होगा? अब मतलब ये होगा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घटेगा। तो नेगेटिव चार्ज ले लिया गया, अब उल्टा करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में उल्टा जाएंगे। क्यों? क्या पूछ रहा है? Q एज कंपेयर टू P। Q एज कंपेयर टू P, Q का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज अगर हम ले रहे हैं तो Q का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भी Q माइनस वी पी पॉजिटिव होगा सिंस यू क्यू। अच्छा ये पोटेंशियल नहीं पूछ रहा, तो यू क्यू इज ग्रेटर देन यू पी सिंस फॉर नेगेटिव चार्ज द कन्वेंशन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद किसके कंपेरिजन में? कौन? ए के कंपेरिजन में भी है ना। और यू ए भी ग्रेटर देन क्या होगा? यू बी। रीजन सेम, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। बी से की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए कन्वेंशन पलट जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरी बात बोलिए। Give the sign of the work done by the field in moving a small positive charge from P A to P. Give the sign of the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P. वर्क डन। अब यहाँ पर ये हम लोग अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, उसको वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। इस पर अप्लाई क्या हो रहा है वो मैं बता दूँ। क्या कर रहा है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को P से Q की तरफ ले जाएंगे। तो जब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को P से Q की तरफ ले जाएंगे तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव फील्ड। अगेंस्ट द वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कई बार DW F डॉट डी एक्स निकाल के कल भी देखे हैं हम लोग। अब याद कीजिए ना, जब हम F डॉट डी एक्स F डी एक्स कॉस 180 डिग्री लिखते हैं, कॉस 180 का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन इज नेगेटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, है ना। सो फ्रॉम Q to P it will be नेगेटिव। इसमें ए बी में कुछ मंगा है क्या? D वाला है। Give the sign of the work done by the external agency. अच्छा Q to P हो गया। हाँ डी मैंने तीसरा मैंने यहाँ डी वाला ए बी सी दिया है ना। चलो तो ए बी सी बना लेते हैं। ए बी और कितना? सी। और डी वाला बोलिए क्या है? Give the sign of the work done by हाँ। the external agency in moving a small negative charge from B to A.
है नेगेटिव चार्ज मूव करा B बी टू ए, नेगेटिव चार्ज मूव करना है बी टू ए। अब चलिए एक बात बताइए, बी पर कोई नेगेटिव चार्ज रख करके जब ए की तरफ ले जाएंगे, फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव? फोर्स रिपल्सिव होगा अट्रैक्टिव? माइनस भाई माइनस रखेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा, ठीक है, तो जिधर फोर्स लगाएगा डिस्प्लेसमेंट उधर ही होगा। तो वर्क डन कैसा होना चाहिए? जिधर फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, फील्ड अपोजिट लगाता है, फील्ड इधर काम कर रहा है और हमारा फोर्स लग रहा है ये, तो यहाँ पर दो तरीके का फोर्स है, एक है अप्लाइड फोर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, एक है फील्ड जो अपोजिट लगा रहा है। तो इस प्रोसेस में दो तरह का वर्क डन होता है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड इज नेगेटिव, बट द वर्क डन बाय द व्हाट? एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी इज व्हाट? पॉजिटिव। तो इस केस में आपका एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव, याद रहेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो वर्क डन पॉजिटिव क्यों? वर्क डन पॉजिटिव क्यों? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव होगा। और कोई उसमें बचा है? ई वाला है, चलो ई वाला भी बोल दो। Does the kinetic energy of a small negative charge increases or decreases in going from B to A? बी टू ए में जाते वक्त स्मॉल नेगेटिव चार्ज का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? ठीक है, प्रश्न ये है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, बी से ए की तरफ जाएगा, तो क्या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी? इसको कैसे सोचना है? सोचने का तरीका क्या है? अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बेवकूफ़ हो, है ना। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी, सम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, है ना। जितना एक घटेगा उतना ही दूसरा बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनल में नहीं जाएगा, ये अमाउंट में जाएगा, है ना। तो मैंने 10 यूनिट ये डिक्रीज़ किया तो 10 यूनिट वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पहले ये बताएं कि जब बी से ए तक नेगेटिव चार्ज जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? तो उससे पहले हम लोग ये देखें कि पोटेंशियल उसका बढ़ेगा कि घटेगा, या उससे पहले हम लोग ये देखें कि ए का पोटेंशियल बी के कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज के एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा? बोलिए, बी से ए की तरफ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज ले लिए। जब आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया तो क्या हुआ? कन्वेंशन उल्टा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा बी के कंपैरिजन में, करेक्ट। यानी ए पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, बी पर कम होगा। यानी बी से ए की तरफ जब जाएगा नेगेटिव चार्ज तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी घटेगा, करेक्ट, है ना। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल 2.4 हम लोग देखने जाएंगे। क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिएगा, हम पूरा सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ये आप लोग अपना रेस्ट ऑफ द वर्क आप करेंगे, है ना, रेस्ट ऑफ द वर्क आप करेंगे। थोड़ा सा खाली हिंट विंट, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू यहाँ, प्लस क्यू यहाँ, माइनस क्यू यहाँ और माइनस क्यू यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। एक चार्ज Q naught is brought to the center E of the square, the 4 charge being held fixed at this corner. How much extra work is needed to do this? How much extra work is needed to do this? ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होगा आपको। पहले मान लीजिए कि आपके पास प्लस क्यू चार्ज था। अच्छा, ये इसके साइड का लेंथ कितना दे रहा है? साइड डी का है, साइड डी का है, ठीक है, साइड डी का है, ओके। जब साइड डी का है तो पहला मान लीजिए ये 1 है, ठीक है। जब अगला इस चार्ज को लाइएगा कितने डिस्टेंस पर लाइएगा? डी डिस्टेंस पर।
तो जो पोटेंशियल, अब जाइए एक लाइन से हम लिखते चले जाते हैं, है ना। ये अच्छा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख रहे हैं थोड़ा सहूलियत के लिए, बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है। तो Q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, सही है। फिर आपने इसको लाया, जब आपने इसको लाया होगा तो एक तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी इसके चलते बना होगा, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है, √2 डिस्टेंस, √2d डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, के क्यू स्क्वायर √2d होगा, ठीक है। हो गया, तीसरा चार्ज भी आ गया, सही है। मैंने आपने दूसरा चार्ज को लाया, ये आया। जब आपने क्या किया, तीसरा चार्ज को लाया, तो इसका भी होगा और इसका भी होगा, ठीक है ना। ये दो को फेस करने वाला है। अब जब आप चौथा चार्ज को लेके आने वाले हैं, तो पहले ये दोनों कितना हो गया, बोलो, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, ठीक है। फिर इसके कारण इसके साथ ये भी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई कितना, डी, ठीक है। फिर इसके कारण इसके साथ तो प्लस हो जाएगा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2d, ठीक है। अब के क्यू स्क्वायर डी, के क्यू स्क्वायर डी, के क्यू स्क्वायर डी, के क्यू स्क्वायर डी क्या है, ये कितने हो गए, 4 हो गए, और ये 2 हो गए, तो क्या हो गया, 2k क्यू स्क्वायर बाई √2d माइनस 1 2 3 4 4k क्यू स्क्वायर बाई डी, ऐसा हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, आपका इसका 2 कॉमन कर लीजिएगा, जो कुछ भी करिएगा, d कॉमन कर लीजिएगा, 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो 2k बाई डी कॉमन अगर आपका होता है, और क्यू स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, है ना, क्यू स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/√2 माइनस 4 का बचेगा 2, के भी कॉमन हो गया, 2 कितना, डी, नहीं डी नहीं, डी तो कॉमन ले लिया मैंने, सीधे 2, 1/√2 माइनस 2, ठीक है। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसमें बात किया है वो कि इस पर अगर कोई Q0 चार्ज को लाने वाले हैं, तो Q0 चार्ज को लाने वाले हैं तो और कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये उस जगह का पोटेंशियल हो गया, Q0 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी ये Q0 इंटू वी, मतलब इसमें सीधे Q0 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाए, करेक्ट। वैसे लगभग हम बना ही दिए, उसका लिटरेचर देखिएगा तो आप खुद पगला जाइए, है ना। उतना लिटरेचर फॉलो करते करते आप लोग का अपना कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, है ना।